देश जानना चाहता है फैमिली मैन 2 कब आ रही है? मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि बस धैर्य रखिए, क्योंकि लॉकडाउन के कारण जो पोस्ट प्रोडक्शन है वो थोड़ा स्लो हो गया था, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि इसी साल आए। फिल्म से बड़ा कोई ना एक्टर ना प्रोड्यूसर ना डायरेक्टर, फिल्म चलेगी तो सबका भला होगा। इसीलिए मुझे पूरा स्टार सिस्टम से मुझे डिसएग्रीमेंट, क्योंकि स्टार सिस्टम जैसे ही आप बोलते हैं ना तो वो ऐसे ही लगता है कि फिल्म से भी बड़ा कोई चीज है, बड़ा कोई आदमी। ऐसा बिल्कुल नहीं। और सिनेमा जो है ना, सिनेमा सबसे बड़ा होता है। तो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोकमत हिंदी में और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त प्रतीक्षा कुकरेती आपके साथ। तो लॉकडाउन स्पेशल और क्वारंटीन सीरीज में आज मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़े हैं। मुझे याद है साल 2016 में जब फिल्म बुधिया सिंह आई थी तो मैंने सर का इंटरव्यू किया था एंड उन्होंने मुझे एक बात सिखाई थी, प्रतीक्षा हमेशा हम्बल रहना। और उनकी ये बात ना मुझे लगता है शायद सभी पे प्रभाव पड़ता है। वो जितने एक्टिंग के सरताज है उससे कहीं बेहतर वो एक अच्छे ह्यूमन बीइंग है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ द मनोज बाजपेयी की और वो हमें बहुत जल्द फिल्म भोसले में नजर आने वाले हैं। मेरे साथ इस वक्त फिल्म के प्रोड्यूसर संदीप कपूर भी मौजूद है। सबसे पहले आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है लोकमत हिंदी में। थैंक यू, थैंक यू। हाउ ये जो नया फॉर्म ऑफ इंटरव्यू है कैसा लग रहा है आपको? नया है, जैसा आपने कहा कि नया है, तो नई चीज को अब पहले अपनाने में वक्त लगता है, फिर उसके साथ सरोकार बनाने में, सामंजस्य बिठाने में बड़ा समय लगता है। तो समय लग रहा है और थोड़ा अटपटा लगता है, लेकिन आदमी को बदलते वक्त के साथ, बदलते परिस्थिति के साथ अपने आप को जल्दी ढाल ले तो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो तनाव होता जाएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बात करते हैं भोसले की। सर ट्रेलर देखा तो एक वक्त के लिए शायद मैं भूल गई कि पर्दे के पीछे वहां एक्टर मनोज बाजपेयी है। मैं भोसले के उस किरदार को महसूस कर पा रही थी। सर फिल्म के बारे में थोड़ा शुरुआती बारे में कुछ बताइए ताकि हमारे व्यूअर्स भी जान सके। फिल्म भोसले नामक एक सब इंस्पेक्टर की है, जो सीनियर इंस्पेक्टर की, जो कि अब ये रिटायर होने वाले हैं और वो रिटायर नहीं होना चाहते हैं, क्योंकि उनकी जिंदगी में कोई है नहीं उस चौल में जहाँ जिसके पास जाने के लिए उनको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हो। और रिटायरमेंट की बाद की जो रूटीन जिंदगी है उससे वो बहुत घबराते हैं। वो पुलिस में बने रहना चाहते हैं ताकि एक मकसद बना रहे जीवन में, घर से निकलने का बाहर। लेकिन उनकी सारी कोशिश के बावजूद वो रिटायर होते हैं और रिटायर होने के बाद जो उनकी अपनी अकेली जिंदगी उस चौल में, वो कैसे मैनेज करते हैं पोस्ट रिटायरमेंट अपनी जिंदगी को। और उस चौल में जो जो हो रहा है, जो लोकल वर्सेस माइग्रेंट के बीच में एक जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसमें वो कहाँ खड़े होते हैं, उसको कैसे डील करते हैं। उनके जीवन में एक लड़की, बगल में एक पड़ोसी भी आती है जो यंग है अपने भाई के साथ में, उसके साथ उनका रिश्ता कैसे बनता है। वो रिटायरमेंट की जिंदगी कितनी भयावह होती है और रिटायरमेंट का अकेलापन कितना भयावह होता है। और एक बुजुर्ग आदमी के लिए जिसके पास कोई ना हो तो उसके लिए कितना भयावह हो सकता है, ये इसकी कहानी है। साथ में आपको लोकल वर्सेस माइग्रेंट का बैकड्रॉप में ये कहानी चलती रहती है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जैसा कि आप जानती होंगी कि कई सारे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में वर्ल्ड वाइड सराही गई और मुझे इस फिल्म के लिए जो सम्मान मिला वो दूसरी बार एशिया पैसिफिक स्क्रीन अवार्ड, जो कि आपको ब्रिस्बेन में होता है, अलीगढ़ के बाद मिला। तो ये मेरी अपनी तारीफ नहीं है, ये सिर्फ ये कहता है कि ये फिल्म कितनी पावरफुल है। सर आपने लोकल वर्सेस माइग्रेंट की बात करी। आपको लगता है कि जब आप किसी दूसरे शहर में जाते हैं अपने स्टेट को छोड़ के, क्या हर एक इंसान को ऐसा कुछ परेशानियों का महसूस होता है? क्या कुछ परेशानियां होती हैं? देखिए, लोकल वर्सेस माइग्रेंट का जो इशू है वो वर्ल्ड वाइड, अगर आप देखेंगे, वर्ल्ड वाइड हो चुका है। एक मिसट्रस्ट आया है, अविश्वास की भावना आई दोनों के बीच में। और आप कहेंगे कि कौन जिम्मेदार है, मैं कहूंगा दोनों ही जिम्मेदार। सबकी अपनी अपनी परिस्थितियां हैं, सबके अपने अपने कारण हैं, लेकिन क्लैश हो रहा है और इस तरह की चर्निंग हो रही है, मंथन हो रहा है, जिसके बाद
लोगों को आंसर मिलना शुरू होगा कि इसका सही रास्ता क्या है। अभी आंसर किसी के पास नहीं, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स के पास भी नहीं है। मैं बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ता हूँ इन सब विषयों पे, लेकिन अभी मुझे कोई जवाब मिलता हुआ दिख नहीं रहा है। एक चर्निंग है, मंथन है, इसके बाद शायद लोगों को जवाब मिले, रास्ता दिखे कि दोनों के बीच कैसे सामंजस्य को बिठाया जाए और कैसे फिर समाज को उतना हेल्दी बनाया जाए और पीसफुल बनाया जाए। संदीप जी, आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई भोसले के साथ? आई शुड थैंक्स टू मनोज जी। मनोज जी ने पिक्चर शुरू करी थी, एक और पिक्चर के प्रोड्यूसर अभय आनंद। तो पिक्चर शुरू हो गई थी, तो बीच में कुछ फाइनेंशियल दे वर लुकिंग फॉर बजट्स के लिए शुरू में काफी दिक्कतें हुई। फिर फाइनली एक सेट ऑफ शूट जब शुरू होने वाली थी, बजट्स की हुई, तो मनोज कॉल्ड अप, स्टोरी सुनी। तो व्हेनेवर मनोज से मेरी दूसरी फिल्म के साथ, तो आई सेड आई कैन नॉट से नो टू, स्टोरी बहुत गजब की है, सो आई सेड ओके लेट मी पुट सम मनी। तो वैसे मनोज के द्वारा उसको मेरी जर्नी शुरू। व्हाट इज, आपने ट्रेलर, मुझे जो मैंने ट्रेलर देखा, फिल्म के दौरान भी आपको क्या लगता है कि बेस्ट जो चीज था, या शूटिंग के दौरान कोई बेस्ट सीन जो आपको लगा हो संदीप जी? हम एक शूट जो हमने हनुमान सॉरी बजरंग, जो हमारा वो गणपति जो का सीन था, उसमें हमने लाइव शूट किया 70,000 क्राउड के साथ। वो बहुत मुश्किल, थैंक्स टू मनोज जी। और वो क्राउड के बीच में घुसना, लाइव 70-70-80 लोगों के बीच में घुसना और वो शूट करके एकदम ऐसे निकल जाना, जब पिक्चर में देखोगे यू विल नॉट इवन बिलीव कि वो सीन बहुत पिक्चर का फैंटास्टिक सीन है। अच्छा, मतलब वो आप लोगों ने किया था जब विसर्जन चल रहा था? हाँ। ओह माय गॉड, ओह ओके। अच्छा, मुश्किल, मतलब इतना क्राउड कंट्रोल, इतने लोग, इतने बाउंसर, बट मनोज जी ने चुपचाप स्टाइल से टोपी पहनी, फिर हुडी निकाली वहां से और बहुत अच्छी तरह शूट कर दिया और पिक्चर का बहुत अच्छा, I was not aware of this aspect of the film also. Oh my, okay. और जो विसर्जन का रास्ता होता है, वो लाल राजा की सवारी विसर्जन के लिए यात्रा निकलती है, और उस रास्ते पे कम से कम उतने ही बड़े बड़े और भी गणपति निकलते हैं विसर्जन के लिए, इसके पहले कि लाल बाग के राजा का निकले। वो जो रास्ता होता है, सबसे ज्यादा संख्या में लोग भरे होते हैं, कोई एक कोना खाली नहीं होता है, एक के बाद एक गणपति जा रहे होते हैं जी। उसमें 1 लाख के आसपास लोग 89,000 मिनिमम, मतलब हमको देख के डर लग गया था कि कैसे। उसके बगल के एक लॉज में, छोटे से लॉज में, बिना किसी को बताए हुए वहां पे मैं तैयार हुआ, और फिर मेरे आगे पीछे लोग लोकल्स के ड्रेस पहन करके आगे पीछे चल रहे थे। मेरे जो बाउंसर थे वो भी ड्रेस पहने हुए थे, और कैमरा जो था वो सामने जो है एक ब्रिज पे रखा हुआ था। तो हमारे जो असिस्टेंट है उसके हाथ में झंडा था, एक खास कलर का झंडा था, सो दैट कैमरामैन कुड इजीली, वो कैमरामैन को पता चल जाता है कि वो झंडे वाला जो है वो मनोज बाजपेयी वहां पे तो वो शॉट लेना था, बहुत जरूरी था। तो वो शॉट और बाकी और भी शॉट थे जो सामने कैमरे के साथ में, अचानक से हम सड़क पे चले जाते थे और कैमरा जो है शूट करता रहता था। लोगों को पता नहीं चल रहा था कि ये शूट किसके लिए हो रहा है, क्योंकि मैं उनके ही जैसा लग रहा था। मैं लग रहा था कि कोई बुढ़ा आदमी जा रहा है, तो मुझ पे शक नहीं कर रहे थे लोग, तो उनको लग रहा था शायद कोई गणपति पे अपना डॉक्यूमेंट्री बना रहा है। सो पूरी शूटिंग जो आधे दिन की थी हमारी, इतनी जल्दी की हमने, और पूरा एक्चुअल कैंडिड शॉट आपको देखने को मिलेगा। तो ये बहुत, मतलब ये मेरे को पता नहीं था, और ये बहुत अजीब बात मुझे पता चल रही है कि आपने ऐसे शूटिंग करके निकल गए। माय गॉड, अमेजिंग इट इज, अमेजिंग। मेरे बाउंसर्स के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता मुझे वहां से निकालना, तो ये खतरा था, रिस्क था, लेकिन हमने किया। वेल डन सर, वेल डन। मनोज सर, मुझे लगता है ये जो रोल आपके लिए रहे, थोड़ा मुझे लगता है काफी दिक्कतों वाला भी रहा हो, लेकिन व्हाट प्रॉम्प्ट यू टू चूज द रोल? फिल्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा। इट्स वन ऑफ अ काइंड। और देवाशीष मुखिया जो डायरेक्टर है, इनके साथ मैं तांडव करके शॉर्ट फिल्म कर चुका था जी। तो मुझे इनकी काबिलियत के बारे में पता था। इलायची करके भी एक शॉर्ट फिल्म इन्होंने बनाई थी, बहुत अच्छी, और ये बहुत ही होनहार स्क्रिप्ट राइटर और डायरेक्टर हैं, अलग ढंग से चीजों को सोचते हैं, कोलकाता के रहने वाले हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनका जो परसेप्शन है अबाउट द सोसाइटी, महाराष्ट्रियन सोसाइटी,
वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है, एनालिसिस है उनका, वो दृष्टिकोण मुझे बहुत अच्छा लगता है किसी कहानी को जब वो लिखते हैं जिस तरीके से। तो जब उन्होंने मुझे कहानी दी थी, ये स्क्रिप्ट दी थी पढ़ने के लिए, तो मैंने उनको कहा था कि आपके पास प्रोड्यूसर है? तो उन्होंने कहा नहीं है। मैंने कोई बात नहीं, कोशिश करेंगे, देखते हैं कैसे प्रोड्यूसर कोई मिले। आप विश्वास नहीं करेंगे, 3-4 साल हमें प्रोड्यूसर नहीं मिले। हमारे प्रोड्यूसर मिले, उन्होंने कहानी देखी और लोकल वर्सेस माइग्रेंट का क्राइसिस पे फिल्म है, तो उनको डर लग गया, भाग गए। Exactly. भाई कौन इस चक्कर में पड़ेगा, कौन, पता चला कि कोई एक दल का आदमी जो है आपको हाउंड करना शुरू कर दे। उसके बाद कुछ एक लोग मिले ये मूवीज वाले, तो उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम करेंगे, पर उनके पास भी ज्यादा पैसा वैसा था नहीं। उन्होंने अपने एक अभय करके उनके पास में कोई फंड चलाते हैं वो, तो कुछ लोगों के फंड जो है उसमें से कुछ पैसे का इंतजाम हो पाया। अब हमने शूटिंग तो कर ली थी 10 दिन की, अब 11वें दिन की शूटिंग के पैसे नहीं, और 10वें दिन की शूटिंग कर रहा हूँ मैं, अपने वैन में बैठा हूँ और हमको पता नहीं है कि कहाँ से पैसा आएगा। मैं 10 लोगों को मैंने फोन मिलाया, कहीं से कुछ नहीं हुआ। अचानक मुझे याद आया रात शाम के समय, यार संदीप को तो बोला ही नहीं मैंने, संदीप से पूछ लूं क्या आना चाहेगा वो, और नहीं भी आना चाहेगा तो कम से कम इन प्रोड्यूसर्स को कर्जा दे दिया, कुछ कर ले। Exactly. तो इसने सुना मुझसे कहानी और उसने कहा कि आप एक काम करो, आप अपने बंदे को ना कल सुबह यहाँ भेज दो दिल्ली, पैसा लेके चला जाएगा। और इतना रिलीफ हुआ। सो आई ऑलवेज थैंक हिम। आई थिंक वी शुड, आई नो कि जो प्रोड्यूसर्स वगैरह हैं बाकी के, वो उन लोगों ने धीरे करके पैसा दिया है इनको, लेकिन आप समझिए कि अगर ये पैसा नहीं देते बिल्कुल तो बिल्कुल फिल्म कम से कम अगले 1 साल के लिए तो अटक ही जाती। बिल्कुल, और वो भी इतनी अच्छी स्क्रिप्ट। संदीप जी, आपसे मेरा ये सवाल है, अब जो कि कोरोना काल आ गया, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे फिल्म रिलीज हो रही है, आपको लगता है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म से एक वाइडर ऑडियंस मिलेगी? दूसरा, डज इट इफेक्ट द बिजनेस एज वेल? हमारा ना प्लानिंग रिलीज की थी अप्रैल में, वीडियो प्लानिंग हमने पूरी फिल्म को 1.5 साल का एक इंटरनेशनल रूट सर्किट घुमा के वापस लेके आए। फिल्म हमने 2018 में कंप्लीट कर ली थी, 18 एंड से 19 रिलीज करने वाला, 19 एंड में रिलीज कर रहे थे। फिर वो फरवरी गई, फिर मार्च में, अप्रैल की डेट डिसाइड हुई थी, आई थिंक 14-15 अप्रैल के आसपास, बट सडनली लॉकडाउन हो गया। सो वी थॉट कि एक पिक्चर की एक शेल्फ लाइफ होती है, 1.5-2 साल हो गए एंड काफी पब्लिसिटी मिली, सी वांटेड टू कैच अप ऑन दैट कि हमें उसका एडवांटेज लेना था। सो ओटीटी, यू आर राइट, उसके एडवांटेजेस भी है, डिसएडवांटेजेस भी है। एडवांटेजेस ये है कि यू विल गेट अ वाइडर ऑडियंस। सिनेमा में इस तरह की फिल्म्स, या छोटी या बड़ी, या इट इज अ वेरी डिफरेंट फिल्म, और वो लोगों को धीरे धीरे ओटीटी में दे कैन वॉच इट एज पर देयर ओन कन्वीनियंस, वर्सेस थिएटर में अगर जाएगी तो 1 हफ्ता 2 हफ्ता, बट ये है कि ये 2 साल 3 साल पड़ी रहेगी। एंड सोनी लाइव इज न्यू, दे आर डूइंग वेरी गुड वर्क, प्रमोशंस काफी अच्छी कर रहे हैं। सो वी गॉट अ गुड डील, वी सेड ओके, ऑडियंस तक पिक्चर पहुंचाने का मकसद था। अच्छी बात क्या हुई है कि जब से हमने ट्रेलर सोनी लिव ने डाला है, बहुत ज्यादा बस, और जो ट्रैकिंग है और जिस तरह का इंटरेस्ट मैं सोशल मीडिया पे, इस तरह की भोसले की तरह की फिल्म को इस तरह की ट्रैकिंग पहले नहीं मिलती। अभी इतना बढ़िया समय है, किसी ओटीटी, एक सोनी लिव जैसी कंपनी वो ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च करता है और उसके साथ में अचानक एक भोसले जैसी फिल्म आती है, लोग जिस तरीके से एक्सेप्ट कर रहे हैं, लोग जिस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, फिनोमिनल है। और एक अच्छी बात कहें, बुरी बात कहें, खुदा अभी हमारा समय कुछ ऐसा है कि लोग घर पे हैं, बिल्कुल, सो दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू द कंटेंट। वो कंटेंट चाहिए उनको अच्छी कहानी चाहिए, अच्छे परफॉर्मेंसेस चाहिए, तो वो देखना चाहते हैं। पताल लोग इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल। बिल्कुल सही बात। वेरी श्योर कि लोग जो है ना सिर्फ सोनी लिव इमीडिएटली सब्सक्राइब कर रहे हैं, बल्कि वो भोसले भी देखेंगे 26 तारीख को। बिल्कुल सर। अब आपने ओटीटी प्लेटफॉर्म की बात करी, आपने पाताल लोक की बात की, एक नेशनल जो देश जानना चाहता है, फैमिली मैन 2 कब आ रही है? नेशनल क्वेश्चन है मुझे सच में, मैं बहुत खुश होता हूँ जब लोगों के
हर दिन हजारों क्वेरीज आते रहते हैं इस बारे में। और जिस तरीके से फैमिली मैन को न सिर्फ क्रिटिकल अक्लेम मिला बल्कि इंटरनेशनली जो व्यूअरशिप मिली वो अपने आप में रिमार्केबल है, स्पेशली फॉर द जिस यहाँ के कंटेंट को जो इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिला। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि बस धैर्य रखिए, क्योंकि लॉकडाउन के कारण जो पोस्ट प्रोडक्शन है वो थोड़ा स्लो हो गया था, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि इसी साल आए। बाकी है ना, श्रीकांत के वड़ा पाव सब मिस कर रहे हैं। हाँ, श्रीकांत का वड़ा पाव, श्रीकांत की फैमिली एक अजीब सी फैमिली, अजीब सा उसका दोस्त काम पे, ये सब मैं भी बहुत मिस कर रहा हूँ स्क्रीन पे देखने के लिए इन सबको। लेकिन एक चीज मैं लोगों को भरोसा देना चाहूंगा कि फैमिली मैन 2 is going to be bigger and better this time. Just waiting for it, sir. सर, एक सवाल जो मेरे आई थिंक सभी लोगों के जहन में भोसले को लेकर ही है, आप दोनों से ही मेरा सवाल है ये, क्या भोसले सिर्फ महाराष्ट्र तक ही सीमित है क्या वो फिल्म? नहीं, ये तो यूनिवर्सल फिल्म है। अमेरिका में भी माइग्रेंट्स का इशू है, सब जगह माइग्रेंट्स, वर्ल्ड माइग्रेंट्स है। लोनलीनेस की प्रॉब्लम हर जगह है, हर आदमी, हर शहर में है, हर इंसान को गली में है। पोस्ट रिटायरमेंट का प्रॉब्लम आपको अपने घर में मिलेगा, अपने माँ बाप को आप देखेंगे। तो ये जितनी सारी चीजें हैं वो यूनिवर्सल प्रॉब्लम के बारे में। चूंकि बॉम्बे की कहानी है तो बॉम्बे में वो कहते हैं ना कि लोकल ही जो है यूनिवर्सल हो पाता है। अगर आप अपनी कहानी से जुड़ेंगे, उसके साथ न्याय करेंगे तो यूनिवर्सली लोगों को समझ आएगी। बिल्कुल, मेक लोकल गो ग्लोबल। डेफिनेटली। मनोज सर, एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट हादसा हुआ सुशांत सिंह राजपूत का जाना। बस आपसे ये जानना चाहती हूँ सर, व्हाट आर योर थॉट्स इन इट एंड हाउ डू यू रिमेम्बर सुशांत सिंह? भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। बहुत ही दुखद रहा है, मैं इसको बयान नहीं कर सकता हूँ आपके। जी सर। उसका कारण ये नहीं कि सुशांत मेरा दोस्त था, वो मेरा हम लोग बहुत जूनियर था, हम लोग साथ में हमने काम किया था सोनचिड़िया में। वहां पे हमने बहुत ही नजदीक से उसको जाना। बहुत ही ब्रिलियंट माइंड, पढ़ाई लिखाई करने वाला आदमी, बहुत टैलेंटेड आदमी, नई से नए चीजें सीखने वाला आदमी, वेरी रिस्पेक्टफुल। वो पटना से आता है और लोगों जिनको पसंद करता था, जिनका आदर करता था, वो झुक करके उनको प्रणाम करता था। ऐसे परिवार से, ऐसे संस्कार से आया वो लड़का। क्या हुआ क्या नहीं हुआ कोई नहीं जानता। कोई नहीं जानता है। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि अभी हम सुशांत के बारे में जो उसकी जो अच्छाई थी, जो उसका योगदान रहा 34 साल की उम्र में, मुझे नहीं लगता कि 34 साल की उम्र में कोई आदमी इतना कंट्रीब्यूट कर पाएगा जितना सुशांत ने किया। बिल्कुल सर। कोई भी एक्टर इस दुनिया में 34 साल की उम्र में कोई इतना योगदान कर पाएगा जितना सुशांत सिंह राजपूत ने किया। उसने टीवी पे अपना एक कंट्रीब्यूशन किया, उसने फिल्मों में अपना कंट्रीब्यूशन किया। वो सोनचिड़िया जैसी फिल्में करता है, वो छिछोरे जैसी सक्सेसफुल फिल्म करता है। वो अभी सक्सेसफुल हुई। मैं सिर्फ उसको बहुत ही हंसते मुस्कुराते हुए याद करना चाहता हूँ और उसकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करता रहता हूँ। और मेरी बहुत सारी संवेदनाएं उसके परिवार को, भगवान उनको शक्ति दे। ये दुखद है, इतना जवान लड़का चला गया हमारे बीच से। बिल्कुल बिल्कुल। संदीप से मेरा आपसे एक सवाल रह गया, मैं स्टार्टिंग में पूछना था, बिल्कुल दिमाग से निकल गया। How was your experience working with Manoj Bajpayee? ये मेरे साथ बहुत साल नहीं, for this फिलहाल। For this film it was a wonderful film। मतलब ये तो हर प्रोड्यूसर ही कहेगा हर एक्टर के लिए, बट जेन्युइन में ये नहीं कि साथ बैठे हैं। He has been a mentor to me। मतलब मैं बहुत कुछ सीखा हूँ इनसे और अभी भी सीख रहा हूँ। मैंने इनके साथ 2009 में पहली फिल्म करी थी। And apart from this film also we keep on discussing other things also। So he's been very helpful। बहुत एक मतलब मेंटर की तरह मैं मानता हूँ। एंड जैसे मुझे बहुत
कुछ और फिल्मों में भी राय करते रहते हैं। अनारकली फारा मैंने एक फिल्म बनाई थी जी, वो इनका बहुत बड़ा योगदान था उसमें, काफी टीम लाने में, एंड ही वाज वेरी, उनका जो डायरेक्टर था, मैंने इसको कन्विंस किया था कि तू कर दे। डायरेक्टर भी इन्होंने मुझे दिया। सो ही हैज बीन, मतलब वी डू लॉट ऑफ वर्क एंड वी आर होपिंग टू डू लॉट ऑफ वर्क टुगेदर इन फ्यूचर आल्सो। मतलब मनोज जी आप मान रहे हैं ना प्रोड्यूसर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है फिल्म के लिए। आप विश्वास नहीं करेंगी, मेरा संबंध प्रोड्यूसर्स के साथ में बहुत अच्छा रहता है, बहुत ही अच्छा रहता है। हाँ मतलब कभी कभी कम पैसा देते हैं तो मैं झगड़ा कर लेता हूँ तो अलग बात है, लेकिन मेरा संबंध इसलिए अच्छा रहता है क्योंकि अगर वो पैसा नहीं डालेगा तो फिल्म नहीं बनेगी, और अगर पैसा डाल रहा है तो हमारी जिम्मेदारी हो जाती है कि हम थोड़ा सा अपने जरूरत को कम कर दें वो शूटिंग पे भी। तो अगर आप इनसे पूछेंगे, ये लोग जहाँ जैसे करते हैं वैसे रहते हैं शूटिंग पे। मेरा जिस तरह का बजट होता है उस तरीके से मेरा व्यवहार है। एंड इज अ फर्म बिलीवर कि पिक्चर सबसे बड़ी है, बिल्कुल सबसे बड़ी, कंटेंट बहुत बड़ा है सर, बिल्कुल फिल्म से बड़ा कोई नहीं, कोई ना एक्टर ना प्रोड्यूसर ना डायरेक्टर, फिल्म चलेगी तो सबका भला हो। इसीलिए मुझे पूरा स्टार सिस्टम से मुझे डिसएग्रीमेंट, क्योंकि स्टार सिस्टम जैसे ही आप बोलते हैं ना तो वो ऐसे ही लगता है कि फिल्म से भी बड़ा कोई चीज है, बड़ा कोई आदमी, ऐसा बिल्कुल नहीं। और पिक्चरें वही खराब होती है जब हाँ, और सिनेमा जो है ना, सिनेमा सबसे बड़ा होता है, मीडियम सबसे बड़ा। सो गाइस देयर वाज सम टेक्निकल इशू जिसकी वजह से इंटरव्यू जो है बीच में इंटरप्ट हो गया। आई होप आपको जो मैसेज था फिल्म के लिए, फिल्म कैसी है, क्या होने वाला है और फैमिली मैन 2 कब आएगी, इसके सारे जवाब मिल गए होंगे। लेकिन 26 जून सोनी लिव ऐप पे आपने डेफिनेटली भोसले देखनी, और आपको फिल्म कैसी लगी हमें ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंटरटेनमेंट से जुड़ी हर अपडेट के लिए लोकमत हिंदी की यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो जरा हमारे पेज को भी फॉलो कर लीजिए। थैंक यू।